हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आर्टिकल 35 के बारे में। आर्टिकल 35 हमें क्या बताता है? इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ठीक, कुछ निश्चित फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इफेक्ट में लाना केवल पार्लियामेंट ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament and not in state legislature। ठीक है, कुछ निश्चित फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल पार्लियामेंट ही उसमें कुछ भी कर सकती है, अमेंडमेंट करे चाहे लागू करे, कुछ भी कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कुछ नहीं कर सकता। दिस प्रोविजन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। मतलब वो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसमें पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट जिसमें पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है, पूरा मैटर टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर है कि उससे हमारी यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी को कोई खतरा हो सकता है, तो इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स को केवल पार्लियामेंट ही हैंडल कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। ठीक है, और पनिशमेंट भी पार्लियामेंट ही दे सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। इन दिस डायरेक्शन आर्टिकल 35 कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इसी रिगार्ड में आर्टिकल 35 कुछ प्रोविजन कंटेन करता है। क्या है देख लीजिए। पहला प्रोविजन है द पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव। पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। क्या पावर है पार्लियामेंट के पास जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है? प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। आर्टिकल 16 ये क्या है? मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, राइट टू मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये है। तो क्या है, अगर कोई जैसे रेजिडेंस, क्या लिखा? रेजिडेंस कंडीशन। अब प्रिस्क्राइबिंग एक कंडीशन पार्लियामेंट जारी करता है क्या कि कुछ निश्चित जो जैसे कि सर्विस हैं और कुछ निश्चित अपॉइंटमेंट हैं, उनको किसी भी स्टेट में उनको पर्टिकुलर के रेजिडेंस देने की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट ने सारे स्टेट को कह रखा है। चाहे जो एम्प्लॉयमेंट हो या जो अपॉइंटमेंट हो वो उस स्टेट की सर्विस के लिए अपॉइंट हुआ हो, चाहे किसी और की स्टेट की सर्विस का वो हो, चाहे सेंट्रल का एम्प्लॉय हो, चाहे किसी और का हो, उसे अगर जिस स्टेट में वो उस समय है वहाँ अपनी सर्विस दे रहा है तो उसको वहाँ रेजिडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वह उसी स्टेट की सर्विस के लिए ना हो। ठीक, समझ गए? मतलब सीधे सीधे समझो कि अगर कोई एक बंदा यूपी में काम करने सर्विस करने अपनी गया है और वो अपॉइंट किया गया है सेंटर के द्वारा और यूपी का वो है भी नहीं, तो उसे यूपी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसे एक रेजिडेंशियल सुविधा प्रोवाइड करे, उसका एकोमोडेशन प्रोवाइड करे उसे। ऐसा पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और ये केवल पावर पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, आर्टिकल 16 भी ये बताता है। दूसरा क्या है उसके अंदर? पहले एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा और दूसरे कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनको एक डायरेक्शन इशू करती है, ऑर्डर या रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32। अब जितने तरह के रिट्स होते हैं और ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्शन उनको बता सकती है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, ये पार्लियामेंट कर सकती है। किनके ऊपर ये डायरेक्शन दे सकती है? किनको? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सारे कोर्ट को। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है? restricting or abrogating the application of fundamental rights to members of armed forces and police forces etc। आर्टिकल 33। ठीक है, ये इनके लिए फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, तो मतलब कि ये ऐसा कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी इनका एप्लीकेशन। जैसे कि इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा है या उनको रोका क्यों गया है, ये नहीं कर सकती है। ठीक है, इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। अब आर्टिकल 34 में बताता है कि इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट,
उसके जो क्षतिपूर्ति है उसको पूरा करना, और अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। ठीक, अब क्या है कि उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार होगी। जब उसने मार्शल लॉ वहाँ किसी एरिया में लगा था और उसने कुछ ऐसा काम किया था कि उससे उसकी क्षतिपूर्ति हुई है, तो उस क्षतिपूर्ति को पूरा करना ये पार्लियामेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, तो वो करेगी। ठीक है, ये ऐसा ऑर्डर पार्लियामेंट देती है बाद में, जब हट जाए मार्शल लॉ उस जगह पे। ठीक है, पार्लियामेंट शैल हैव ऑन द लेजिस्लेचर नॉट हैव power to make laws for prescribing punishment for those acts that are declared to be offensive under the fundamental rights offenses these include the following। अब पार्लियामेंट ऐसे पनिशमेंट भी उसके लिए देती है, जैसे कि जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए पार्लियामेंट पनिशमेंट डिसाइड करती है। वो फंडामेंटल राइट्स क्या है? अनटचेबिलिटी, इसके लिए पार्लियामेंट डिसाइड करती है, आर्टिकल 17 के अंडर आता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, अब ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, इसके लिए भी पार्लियामेंट ही पनिशमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अगर कोई इनको वायलेट करता है तो। फर्दर, पार्लियामेंट शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट, दस मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट सच लॉज। पनिशमेंट भी देती है और इससे रिलेटेड लॉ भी बना सकती है वो। ठीक है, यही बताया गया है। Any law in force at the commencement of Constitution with respect to any of matter specified above is to continue in force until altered or repealed or amended by the Parliament। अब कोई भी जैसे कि लॉ, एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई भी लॉ बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर, कोई भी इनमें से मैटर, जैसे कि अनटचेबिलिटी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनमें से कोई भी मैटर हुआ, इस कॉन्टिन्यू इन फोर्स, वह जब तक फोर्स में रहेगा तब तक उसे पार्लियामेंट बदल नहीं देती है या उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो तब तक फोर्स में रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और है, देख लीजिए, इसी का पार्ट है। इट शुड बी नोटेड दैट, यहाँ ये नोट करना चाहिए कि आर्टिकल 35 एक्सटेंड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द मैटर स्पेसिफाइड अबव। जितने मैटर ऊपर बताए गए, अनटचेबिलिटी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या मतलब कि आर्टिकल 32 रिट इशू करना सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या और मैटर जो ऊपर मैंने भी डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड क्या है, लॉ बना सकती है। इवन दो सम ऑफ दो मैटर एनी फॉल, और जबकि कुछ मैटर उनमें से ऐसे हैं, अनटचेबिलिटी हुआ या रिट इशू करना हुआ, ये स्टेट के अंडर में भी आते हैं, तब भी इस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 35 यही पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट सुपीरियर हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर से, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये पावर देती है पार्लियामेंट को, मिलती है कहाँ से? आर्टिकल 35 से। ठीक है, आज हमारा फंडामेंटल राइट्स का पूरा टॉपिक कवर हो गया है, पूरा चैप्टर कवर हो गया है। जितने फंडामेंटल राइट्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिकल 12 to 35 सारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए हैं आज। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे में कि आगे क्या डिस्कस करना है। तब तक के लिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, चलिए बता देते हैं। आगे डिस्कस कल हम लोग करेंगे कि 1950 से लेके अब तक टिल डेट, ठीक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, इम्पोर्टेंट या लैंडमार्क अमेंडमेंट जितने हुए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।